बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान FM 100 पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नाइट लाइन। फराज मलिक कहते हैं, मुझे इस उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, आपके शब रोज अच्छे गुजर रहे हैं। खासतौर पर आपकी और हमारी आखिरी मुलाकात के इख्तिताम के बाद से लेकर इस मुलाकात के आगाज तक का वक्फा दौरान आपने खैर वाफियत से गुजारा होगा। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज करना अच्छा लगता है। सो नाइट लाइन इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। आप अपने दिलो दिमाग में मौजूद हमारे साथ हर वो बात शेयर कर सकते हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हो। इसमें कोई मौजू नहीं है, आप जो बात करना चाहते हैं वो बात कीजिए, जो बात आपके दिलो दिमाग में है आप वही हमारे साथ शेयर कीजिए। उसी को मौजू ऑफ द डे बना लेंगे, उसी को मौजू ऑफ द टाइम, मौजू ऑफ द कॉल, मौजू ऑफ द प्रोग्राम बना लेंगे। मैं आज पता नहीं तकलीफ में हूँ या किसी गहरी सोच में हूँ। वाक़यात कुछ ऐसे रोनमा हो चुके हैं इस आखिरी मुलाकात के बाद से लेके अब तक, और वो शायद रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। साफ़ी होने के नाते बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिनको शायद मैं भी तकलीफ की सूरत में अपने ऊपर लेता हूँ। कभी बार मुझे फील होता है कि यार मतलब ये शायद नहीं होना चाहिए था, या ये क्या हो रहा है, इससे बचा जा सकता था इससे। लेकिन क्या करें जी, दुनिया के कुछ मामलात दस्तूर ऐसे हैं कि वो आपके और मेरे कहने सोचने से नहीं चलते, आपके और मेरे मानने से नहीं चलते, आपके और मेरे कहने से नहीं बदलते। वो तो होने हैं और वो हो रहे हैं। हम कभी कभार जैसे नाइट लाइन में भी हम अक्सर मौज़ूआत पे बड़ी सैर असल गुफ्तगू करते हैं। कुछ चीज़ों पे हम बहुत डीपली उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर आप लोगों को भी क्रेडिट देने का दिल करता है कि आप लोग भी उसी जो एक मगजमारी वाली गुफ्तगू है उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देके उसको किसी नहज पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, थक हार के फिर होता ही है कि हमें शायद ये कहना पड़ता है कि जी हम शायद ये बड़ी जी ऑन गोइंग गुफ्तगू है, ये बड़ी लॉन्ग डिबेट है, तो जी चलें इसको ऑन गोइंग रखेंगे। अभी आपसे इजाजत ले लेते हैं। मतलब हमें क्योंकि अंदाजा होता है ना कि उसका एक नेवर एंडिंग एक सिलसिला है जिसको आप और हम किसी किनारे नहीं लेके जा सकते या नहीं लेके जा पा रहे। पता नहीं, बहरहाल घर घर की कहानी है। मुझे नहीं समझ आती कभी कभार कि हम कुछ एक्ट्स हमारे ऐसे हैं हमारी जिंदगियों में कि हैरत होती है कि इसमें इतना ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती होगी कि एक महदूद गुजरी हुई जिंदगी, महदूद से मुराद है कि चले 40-50 एवरेज लाइफ है, तो 70-80 को ज़हन में रख के नहीं, हम 60 को ज़हन में रख लेते हैं, 50 को ज़हन में रख लेते हैं। तो महदूद मीन्स 20-25 साल की जिंदगी गुजारने के बाद तजर्बात जिंदगी में आ जाते हैं ना, जिनको सामने रख के फिर आप अपनी जिंदगी के कुछ फैसले करते हैं। फिर उनको सामने रख के आप उन फैसलों पे नजरसानी भी करते हैं, तो बड़े तदब्बुर के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े डिसेंसी के साथ, सीरियसनेस के साथ, संजीदगी को बीच में उसको शामिल करते हुए उस पर फिर एक फैसला ले लेते हैं असूली। दिस इज द वे हाउ इट शुड बी। मतलब इसमें कोई ऐसी भी चीज नहीं कर रहे होते कि आप दुनिया से बाहर की कोई चीज कर रहे हैं। अच्छा, गलत सही का हक सबके पास है। मेरे बहुत सारे फैसलों पे मेरे कोलीग्स, मेरे घर वाले उस पर तनकीद करते हैं, वो वहीं बैठे बैठे उसी टाइम मतलब देर एंड देन तनकीद हो रही होती है। लेकिन एक स्ट्रक्चर तो है ना उसका बड़ा कि आप पानी पीने के लिए आपको अपने मुंह के ऊपर तो पानी नहीं गिराना है ना, सर के ऊपर तो पानी नहीं गिराना, उसको नाक के करीब तो नहीं लाना। इसी तरीके से किसी को सलाम करने के लिए कुछ उसके अदाब की बात कर रहा हूँ। चले वो तो पानी पीने का तो एक टेक्निकल एंड मैकेनिकल तरीका मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, लेकिन कुछ अदाब भी हैं। फिर कुछ किसी चीज के आपने किसी को सलाम करना है तो आपकी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि आप उसकी तरफ देख के उसको सलाम करेंगे। ऐसे ही है ना, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। चले, बहरहाल कुछ चीजें हैं जहन में, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा जी। मुझे प्रोग्राम में मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर विद यू, जिसे आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है। लेकिन पहले आपको सुनेंगे जी आपके पास क्या है बताने के लिए। फराज मलिक कहते हैं, मुझे FM 100 पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेशन से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपने जिन मीडियम से कॉल करनी है क्विकली मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। आप 111-111-100 पर कॉल करेंगे। 7 दफ़ा 1 है, 2 दफ़ा 0। और चूंकि मैं इस्लामाबाद FM 100 पाकिस्तान के स्टेशन की लंबी चौड़ी चेन में से इस्लामाबाद स्टेशन से प्रोग्राम करता हूँ, इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आपने इस्लामाबाद का सिटी कोड डायल करना है 7 दफ़ा 1 और 2 दफ़ा 0 से पहले, जो कि 051 है। 030692933636 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 030692933636 पर आपके टेक्स्ट मैसेजेस ISB स्पेस मैसेज उसको भेजेंगे आप 3636 पर। ईमेल करना चाहते हैं तो आप मुझे इस प्रोग्राम के लिए ईमेल भी कर सकते हैं, RJFRRAZ
rjfaraz.isb@fm100pakistan.com, rjfaraz.isb@fm100pakistan.com। और पहले कॉलर की जाने बढ़ते हैं जी। 111 पर हमारे साथ कौन है, कहाँ से हैं, उन्हीं से जान लेते हैं और क्या बात शेयर करना चाहेंगे ये भी उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। कौन कहाँ से हैं आप, खैरियत से हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ एंड आई वुड लाइक टू बी एनोनिमस राइट नाउ एंड Okay. आई एम कॉलिंग। नो प्रॉब्लम, गो अहेड। आप बताइए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फरमाइए, क्या सोच के कॉल किए? मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि रिसेंटली मेरे साथ हुई है एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे फॉलोवर मेरे साथ रिलेट करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर लोग भी आकर बात करें। और आपको लगता है कि वो स्टोरी यहाँ पे शेयर की जा सकती है इस प्लेटफॉर्म पे? जी जी बिल्कुल, ओके ओके, गो अहेड। ओके, बेसिक 2023 में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि अपने प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लगाते हैं और लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में प्रमोट करते हैं। कौन सी मार्केटिंग? एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्राम, ओके, एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली वो एक प्रोग्राम ऑफर करते हैं जिसमें लोग कमीशन के थ्रू उनकी प्रोडक्ट सेल करके उसके ऊपर कमीशन अर्न कर सकते हैं। जब वो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, बेसिकली वो स्कैम था, काइंड ऑफ स्कैम, जो कि लेटर ऑन मैंने रियलाइज किया कि लोगों के साथ जब मैंने कम्युनिकेट किया और जब मैंने उनको वापस कांटेक्ट करने की कोशिश की कि जो प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया था उससे तो हमने कुछ भी कमाया नहीं और आप हमारे पैसे रिफंड कर दें, बिकॉज उनकी अपनी वीडियोस हैं जिसमें वो ये क्लेम करते हैं अगर आप इस प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं कमाते हैं को रिफंड कर दी जाएगी। सॉरी, आपकी बात बीच में कटी। आपने कहा कि अगर इस प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं कमाते तो क्या करेंगे? वो पैसे आपको रिफंड करेंगे। अच्छा, जो पैसे आप इन्वेस्ट करके सारा हमारे साथ काम करेंगे वो पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे? एग्जैक्टली, अगर आप कमीशन नहीं बना पाते हैं। ठीक है। तो मैंने रिसेंटली उनका एक मैं बीच में इन कॉन्टैक्ट नहीं थी। रिसेंटली मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे जिसके ऊपर मैंने रियलाइज किया कि वो स्टिल लोगों के साथ वो सेम बीट कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त वो 10,000 रुपए मिनिमम चार्ज करे थे और अप टू 50,000, जिसमें मैंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। और अभी जो उन्होंने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था उसके वो 2.5 लाख रुपए चार्ज करे थे। अच्छा, आपने टोटल 50,000 रुपए किस सन में, आपने क्या बताया, कब शुरू किया था? 2023 में, जून 2023। अच्छा, 2023 में आपने 50,000 किया, ठीक है। अब आपने उन्हीं का प्रोग्राम देखा है जो कि 2.5 लाख में ऑफर कर रहे हैं, तो वो एक सक्सेसफुल, इसका मतलब है काम चल रहा है ना? सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो 2.5 लाख रुपए सिर्फ इस चीज का चार्ज करते हैं कि उनसे बात की जा सके। अच्छा। वो और एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो व्हाट्सएप नंबर वो प्रोवाइड करते हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए, वो हर थोड़े अरसे बाद वो चेंज हो जाता है। जब मैंने इनके साथ पहले दफा कांटेक्ट किया था तब से लेकर अब तक कम से कम भी कोई 20 दफा वो अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज कर चुके हैं। जो रिसेंट नंबर था उस पर मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनसे गुजारिश की कि मुझे मेरा अमाउंट रिफंड किया जाए। तो इंस्टेड ऑफ कि वो मुझे मैंने उनको अप्रोच किया उनके ईमेल पर, उनके इंस्टाग्राम पर, उनके फेसबुक पर और उनके व्हाट्सएप नंबर पर। उन्होंने मुझे तमाम प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया मुझे रिप्लाई करने की जगह। मतलब उन्होंने मुझे हाँ या ना, या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, सिंपली उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। जिसके ऊपर मैंने अपनी फ्रेंड के नंबर से उनको कांटेक्ट किया और उनके रीसेंट प्रोग्राम जिस पर वो 2.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, मैंने उनसे उनकी डिटेल्स मांगी। सेम प्रोसीजर के ऊपर उन्होंने मुझे सिर्फ बैंक डिटेल्स शेयर की कि पहले मैं इस पर पैसे भेजूं फिर वो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें मैंने उनको कहा कि मेरी दोस्त के साथ आपने स्कैम किया, अगर आप उसकी बात को गलत प्रूफ करते तो मुझे ये बताइए कि क्या मेरे साथ तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे हेटर्स, आपने प्रिटेंड किया कि आपको एक नया केस है जो कि उनसे उनका प्रोग्राम लेना चाह रहा है, ठीक है। और आपने मेंशन किया वो जो कि दोस्त आप ही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आपने कहा कि मैं दोस्त के साथ ऐसा हुआ तो आप स्कैम तो नहीं करेंगे? जी। अच्छा, उन्होंने क्या जवाब दिया? हमारे वो हमें
इस तरह की बातें करते हैं जबकि सच नहीं है। आपने वीडियो खुद देखी, आप ओरिजिनल बंदे की वीडियो से हमें कांटेक्ट किया, तो ये कैसे स्कैम हो सकता है। जिस पर मैंने उनको कहा कि आपने मेरी फ्रेंड को ब्लॉक किया है, तो उन्होंने आगे से रिप्लाई किया कि हमने किसी को ब्लॉक नहीं किया, आप हमें प्रूफ दें। और थोड़ी ही देर बाद मुझे उनका मैसेज आता है मेरे नाम के साथ कि ये बंदी है और ये हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं इस पर इसके रिप्लाई में उनको कहा कि अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं करते तो मैं आपको सोशल मीडिया पर एक्सपोज करूंगी। इसके जवाब में उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो मेरी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब मैं उनको एक्सपोज करने की कोशिश करूंगी तो वो मुझ पर कोर्ट केस करेंगे। मैं मुझे थ्रेटन करने की कोशिश की। ठीक है। इसके जवाब में मैंने उनको कहा कि वो जरूर एक सवाल मुझे देखिए, ऑब्वियसली भी चीजें आप अभी वन साइडेड स्टोरी है, अगर कोई उनमें से कोई बंदा आगे बात बताएगा तो हमें शायद ज्यादा समझ में आएगी या फिर उसका कोई एविडेंस सामने आएगा। आई नो दिस काइंड ऑफ जो स्कैम्स मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि और किसी इस सारे केस में, अब आप अच्छी बात है कि आपने उसका नाम लिए वगैरह भी बात करी है, किसी और ने कोई उस बंदे के बारे में, उस इन्फ्लुएंसर के बारे में या इस एफिलिएशन प्रोग्राम है इसके हवाले से कोई किसी ने और ने कंप्लेंट की है कहीं? जी बिल्कुल, मैंने फेसबुक के उसकी रिसर्च की और इंस्टाग्राम पर रिसर्च की, तो लोग पोस्ट मौजूद थी, उनके स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे। लोगों ने मुझे किया, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जिसमें उन्होंने मुझसे पैसे उनको चार्ज किए हुए और उनके रिफंड की सूरत में उनको कोई जवाब नहीं दिया, उनको ब्लॉक किया हुआ है। आज ही मैंने एक पोस्ट देखी जिस पर एक बंदे ने उनको कांटेक्ट किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर जब एक्सपोज किया तो उनको उनकी टीम की जानिब से कांटेक्ट किया गया, उनको थ्रेटन किया गया। थ्रेटन के बाद जब वो फिर भी बाज नहीं आए तो उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप डिलीट कर दें तो हम आपकी अमाउंट आपको रिफंड कर देंगे। लेकिन नहीं की गई और रिफंड नहीं की। उन्होंने उनकी बातों में आकर पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन वो आज तक उनको कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं की गई। अच्छा, और आप उनका आपको पता है कि वो कौन सा इनको ये सारा मसला हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं करने की कोशिश की। अच्छा चले, अब आप बताएं अपनी पूरी बात। अच्छा, फिर उसके बाद उसके अभी करेंटली मैं उसको आई हैव कॉन्टेक्टेड FIA और जिसमें देखिए मेरा मेन मकसद ये है, वो 50,000 रुपये नहीं बल्कि वो अमाउंट है जो कि पूरी पाकिस्तानी, आई एम श्योर कि ओवरसीज पाकिस्तानी से उन्होंने चार्ज की होगी। और क्योंकि उनका बिजनेस पाकिस्तानी मॉडल नहीं है, इंटरनेशनल मॉडल के ऊपर वो काम करते हैं, तो आई एम श्योर कि उन्होंने फॉरेनर्स के साथ भी ये चीज लाजमी की होगी कि उनको ये ऑफर किया होगा और उनको कोई भी प्रॉफिटेबल चीज प्रोवाइड नहीं की होगी। बेसिकली हमने जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, वो अपने प्लेटफॉर्म्स का और अपने कनेक्शंस का रॉन्ग इस्तेमाल करके लोगों को थ्रेटन करता है। उनकी अमाउंट्स तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उनके पास कोई प्रॉफिटेबल चीज नहीं होती। मेरा मतलब ये कि अगर आप किसी को पैसे लेकर कोई चीज कमिट कर रहे हैं तो उनको या तो वो प्रोवाइड की जाए या अगर वो इन्फॉर्मेशन वो स्कैम का शिकार ना किया जाए। एंड आई एम श्योर कि मेरे बाद आने वाले कॉलर्स इसके ऊपर ये बात करें और बताएं कि क्या ये स्कैम है या नहीं। मैं अभी रिसेंटली किसी के साथ किसी को सुन रहा था कि उन्होंने किसी के साथ उनकी दोस्ती हो गई, बाहर जर्मन कोई खातून थी। उसके बाद उन्होंने कुछ अर्सा दोस्ती के बाद उन्होंने कहा जी कि मैं तुम्हें गिफ्ट भेज रही हूँ, तो तुम काइंडली ना उनको रिसीव कर लेना और रिसीव करके ना जरा मुझे बता भी देना, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने तुम्हें गिफ्ट भेजे और तुम्हें मिले। अच्छा खैर, वो हुआ ये कि कुछ 15-20 दिन बाद उनको यहाँ से कॉल आती है और उन्होंने उसकी मालियत बताई थी, जर्मन खातून ने उसकी मालियत बताई थी। उनको कॉल आने के बाद उनको कहा जाता है, यहाँ किसी ऑफिस का नाम लिया जाता है कि जी हम कोरियर सर्विस वाले हैं, तो हमें ना आपका जो पार्सल आया वो लेट्स से कि $4,000 उसकी मालियत है, तो यू हैव टू पे अस $900 ताकि आप उसको रिसीव कर सकें, आपको कस्टम और ये वो सब कुछ पड़ा है। उनको डील लगी कि यार मतलब $4,000 उसकी मालियत है तो $700 देना कोई बड़ा मतलब सौदे उसका मतलब माड़ा सौदा नहीं है। अच्छा, उन्होंने उसको भेजे एक दफा, फिर उसने दोबारा किसी और ऑफिस से उसने कॉल की, उसने कहा जी कि मैं फलां ऑफिस में हूँ, आपको कस्टम इसमें चूंकि इसकी मालियत इतनी है तो आप $500 या $700 और भेजे। मतलब इस तरह करके उनको एक पार्सल तो मिला नहीं था, दूसरे पार्सल की खातून ने कॉल कर दी बाहर की, जी वो मैंने भेजा है उसमें कुछ कैश भी है तो तुम जरा ख्याल से मतलब उसको रिसीव भी कर लेना। बड़ा केयर शो किया, पूरा ड्रामा किया। अब आप यकीन माने कि वो कोई 11.5 लाख रुपए की अमाउंट उन्होंने यहाँ पे पे कर दी खातून ने, कराची का केस है।
और अब वो किसी लॉयर को ढूंढ रहे हैं कि जो उनके ये भी पैसे निकलवा के दे और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करे, सब कुछ करे। मेरा सवाल बड़ा सादा सा ये है, जो मैं आपको ये सारा किस्सा सुनाने की बात पूछना चाह रहा था, कि क्या आपने अपना होमवर्क किया था जब आपने ये पैसे पे किए थे? बेसिकली मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया था, लेकिन चूंकि फिर भी आपने डस खा ली? अनफॉर्चुनेटली इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की थी, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने कमिट किया था कि अगर हमें किसी भी मोमेंट पे लगता है कि हम इसको रिफंड करना चाहते हैं, तो दे द रिफंड। तो चूंकि आप सोशल मीडिया पर ओपनली एक चीज का कमिट कर रहे हैं कि मैं रिफंड करूंगा और कंप्लीटली रिफंड करूंगा, तो फिर दैट इज द रीजन कि मुझे लगा कि यू नो इफ ही इज क्लेमिंग ऑन सोशल मीडिया, तो आई एम श्योर कि वो स्कैम नहीं करेंगे। अच्छा, और वो इन्फ्लुएंसर से मुराद है कि उनके हजारों में, मैं चूंकि अगेन आप, मैं नहीं चाहता कि आप, अच्छा लाखों में उनका अच्छा, उनके फॉलोअर्स उनके लाखों में हैं। Are they on Instagram, YouTube, Facebook, YouTube everywhere? उनके पाकिस्तान के टॉप इन्फ्लुएंसर्स के साथ उनके काफी गहरे ताल्लुकात हैं। इन्फ्लुएंसर और यही खुद मतलब इस सारे चीज को देखने वाले यही खुद हैं। उन्होंने आगे पूरी टीम रखी हुई है, उनका बिजनेस इनसाइडर के नाम से पूरा नेटवर्क है, जो कि लाहौर बेस्ड है और बेसिकली ही फ्रॉम वजीराबाद। फ्रॉम वजीराबाद? या वजीराबाद। अच्छा, चलो। अगर आप उनके सोशल मीडिया पेज को भी विजिट करें तो वो काफी आवाम को मेरे लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा नया इसलिए नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारा इस तरह का मवाद ऐसा है, ये जो आपको नजर आती है ना कि जो एक लॉज बन रहे होते हैं या चीजें, वो उसका बैकग्राउंड है पूरा, मतलब बहुत सारी इस तरह की कंप्लेंट्स जाती होंगी, और आई होप कि आपने रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी कंप्लेंट जो है उसको लॉन्च किया है, मतलब साइबर क्राइम FI में, और इसके अलावा और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको एक दफा स्टडी करके आप इसको जरूर वो कीजिए। बल्कि आई वुड लाइक टू नो द प्रोग्रेस ऑफ दिस, क्योंकि हम इस नए दौर में जो मास्किंग नंबर्स होते हैं, मतलब कि बैंक की ही तरह के नंबरों से कॉल आ रही होती है, बैंक के ही नंबर से कॉल आती है, वो आपसे आपकी डिटेल्स ले लेते हैं, उसका बहुत आजकल मैं खुद बल्कि 2 दफा शिकार होते होते बचा। शुक्र है थोड़ा सा मैंने हल्का उसको क्रॉस चेक किया, तो मैं इसलिए बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रहा था आपकी बात कि किस एंड पे कहाँ बात जाती है। हम एक नए दौर में हैं, डिजिटल दौर है और हर चीज बहुत तेज है, मतलब जैसे जैसे चीजें आ रही हैं, मतलब 3G या 2G में इतने चैलेंज नहीं थे इतने 4G में, और मैं सोचता हूँ कि जब 5G बिल्कुल आम हो जाएगा तब क्या होंगे हालात, और उससे मतलब सो ऑन। तो अभी ये समझने की बात यह है कि इन सारी चीजों से बचने का तरीका क्या है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे साथ मतलब हमें बताते रहिएगा, आपको अगर मुनासिब लगेगा कि स्कैम है या नहीं है, या और किस हद तक आपने कहाँ तक पहुंचा है, और ऑब्वियसली लिस्टर्स भी अगर इस हवाले से कोई हमें हेल्प आउट कर सके, हमें बता सकें कि इनके साथ कभी इस तरह का कोई चीज हुई हो और उन्होंने कभी कोई हेल्प आउट कर सकते हैं अगर इफ एनीबॉडी। क्योंकि आपने जो बताई है ना कि आपने कंप्लेंट लॉन्च की, उसका जवाब आपको ये मिला, ये मेरे लिए थोड़ी सी जरा अनबिलीवेबल बात है। मैं इसको इस बात को मैं जरूर क्रॉस चेक करना चाहूंगा कि अगर छोटी बड़ी अमाउंट का मामला होता है उसमें, या केस टू केस वेरी करता है, तो ये मैं डेफिनेटली इसको समझूंगा। वेल, थैंक यू सो मच। आपने और कोई बात इसके अलावा शेयर करनी है तो बताइए। नहीं, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक कि और लोगों को मौका मिले और वो भी आकर। चलिए, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। भरी पड़ी हैं कहानियां इस तरह की, मुझे मतलब ऑनलाइन ऑर्डर्स के हवाले से लोग आते हैं, लोग चूना लगाते हैं, लोग, और पता नहीं इस तरह की मुझे अभी फ्लैशबैक्स, इस तरह की चीज़ें जहन में एकदम वो ग्लिम्पसेस आ रहे हैं मुझे एकदम, कि किसी के डब्बे में से कुछ निकल आया था, किसी के डब्बे में से कुछ निकल आया था, किसी ने खराब चीज़ भेज दी थी। एक देखें ना, जो रियल मॉडल है उसके हवाले से भी बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में प्रोडक्ट का शायद नाम ना ले सकूं अगेन, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो कोरोना में लॉन्च हुआ। मुझे भी परसों तरसों को इसकी डिटेल बता रहा था। उसकी एक आउटलेट इस्लामाबाद में किसी जगह पे किसी सेक्टर में है, F10 में, और उन्होंने लाहौर से शुरू किया था, और वो कहते थे कि जी आपके पास जब पार्सल पहुंचे और आपको किसी वजह से आपको वो पार्सल समझ में ना आए, पसंद ना आए, आप उसी टाइम उस राइडर को रोकें और उसको वापस कर दें और अपना रिफंड ले लीजिए। तो इस तरह के स्कैम्स या इस तरह की चीजें जो फ्रॉड करने वाली, बहुत ज्यादा लंबा सा चल भी नहीं सकता।
इट्स नॉट अबाउट 10,000, 20,000, 50,000, कितने 50,000 है, लेकिन एंड पता नहीं बहुत अच्छा नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम फराज भाई, दुआ कहूं कि आप और तमाम सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप फरमाइए क्या सोच के कॉल किया? बस फराज भाई, हर वीकेंड पे आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, कोई ना कोई जहन में बात इस पूरे हफ्ते के दौरान आती है जो कि आपसे शेयर करने का दिल कर रहा होता है, तो इस वजह से आपके प्रोग्राम में शरीक हो जाता हूँ। सर खुशामदीद, आप फरमाइए क्या शेयर करेंगे? तो बस आज ज्यादातर मैं आपसे अपनी जिंदगी के मुताले की बात करता हूँ। जी जी। तो आज मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि एक बच्चे की जिंदगी पर उसके घर का, उसके पेरेंट्स का और उसके बुजुर्गों का क्या असर होता है। तो ये है कि मैंने ये बात ऑब्जर्व की है अपनी जिंदगी में कि जैसे ज्यादातर आपके घर का माहौल होगा, जैसा एक बच्चा अपने बुजुर्गों को, खास तौर पे वालिद को या दादा को जो काम करता देखेगा, 90% उसकी तबीयत में, उसके जीन्स में वही आदत ऑटोमेटिकली अडॉप्ट होगी और वो उसी राह पर चलेगा। मैं अपनी पर्सनल जिंदगी अगर देखूं तो आपसे मैंने अक्सर जिक्र किया है कि अपनी सर्विस का जब करता हूं कि 21 साल मैंने एक ही डिपार्टमेंट में गुजारे और अभी मजीद मेरी सर्विस चल रही है। तो मैं अपने अगर बुजुर्गों का सोचता हूं तो माशाल्लाह मेरे दादा जान एक मेडिसिन फैक्ट्री में एज ए मैनेजर उन्होंने 55 ईयर सर्विस की थी और माशाल्लाह यानी आप कह लें कि एक इंसान की आजकल जो एक एवरेज लाइफ का ड्यूरेशन है, उन्होंने उतनी जिंदगी एक इदारे को अपनी पूरी दी है। इसी तरह मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को तकरीबन 40 साल दिए जिंदगी के। तो अभी ये है कि अभी उसके उनके बाद मैं उसी तरह एक डिपार्टमेंट में 21 साल से सर्विस कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब अपने बुजुर्गों को एक ही लाइन पर, एक ही फील्ड पर और एक ही तरीके से चलता देखते हैं तो आपकी जिंदगी में खुद ब खुद उस तरह का चेंज आता है, आपकी जिंदगी में खुद ब खुद आप वो तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक वालिद जो है या एक बुजुर्ग जो है वो अपनी फैमिली का रोल मॉडल होता है। तो अगर आपकी अपनी आदत और आपका अपना तरीकाकार बिल्कुल ठीक होगा, अच्छा होगा, तो आप ये बात यानी लिख लें कि आप अपनी आने वाली नस्ल को भी एक अच्छे रास्ते पर ही चलता देखेंगे। सर लेकिन जिनके घर के बड़े जो हैं वो अनफेयर मीन में इन्वॉल्व होते हैं, चोरी डकैती, वो फिर उसी को फॉलो करते होंगे, मतलब या कुछ चुपके करने वाला मामला होगा। मुझे नहीं अंदाजा कि आपको कभी इस किस्म की किसी फैमिली से आपका पाला पड़ा है नहीं पड़ा, लेकिन वैसे मुझे मैं अमूमन सोचता हूँ जब भी कोई इस तरह की बात होती है कि किसी के बड़े, किसी के बुजुर्ग, तो मुझे ख्याल आता है कि ये जो चोरी चकारी डकैती राजनी में जो इन्वॉल्व हुए होते हैं, या फिर ये कोई सीजनल काम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हर बंदा हर टाइम कर रहा होता है, क्या चक्कर है ये? सर देखें फराज भाई, मैं यही सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी परसों तो सुबह बार्बर के पास बैठा हुआ था, अपने नाई के पास, और उन्होंने मुझे कहा जी कि किसी का किस्सा सुना रहे थे मुझे। उसके पास जाते हुए कोई 14 साल हो गए तकरीबन, उसी बंदे के पास जाते हुए। तो मुझे बताने लगे यार कि वो आपको फलां याद है। मैंने कहा यार मुझे तो मतलब याद नहीं आ रहा, पता नहीं, मुझे मेरे तो हाफजा भी कमजोर है, लेकिन खैर कुछ मुझे चेहरे याद आ भी गए। एक वो मुझे बताने लगे कि जी एक वो साहब होते थे, शायद वो आपके आने से कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले गए थे, वो अब किसी ऑफिस में 18वें ग्रेड पे है। मैंने कहा अच्छा यार, मतलब ये भी होता है? कहता जी बिल्कुल, वो तो उनका आबाई काम था ना जो बार्बर, मतलब वो था, लेकिन एक्चुअली तो वो पढ़ा लिखा MA था उस टाइम। मैंने कहा वाह यार, मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब उसके पास हुनर भी था और वो फिर भी एक उसने, तो वही आप वाली बात कि अगर किसी के बड़े ऐसे हैं, कोई काम कर रहे हैं लग के, तो उस काम को बंदा करने में शायद आर भी महसूस नहीं करता फिर। सर वो आपकी नेचर का हिस्सा बन जाती है। अभी जिस तरह आप एक डकैती की बात कर रहे थे ना, चले वो तो एक बहुत ही यानी एक्सट्रीम लेवल का काम है। बहुत से यानी वो रेयर किस्म के लोग होते हैं जो कि अचानक ही अपनी जिंदगी का रुख इस तरफ मोड़ लेते हैं। अच्छा। कोई हादसा उनकी जिंदगी में ऐसा पेश आता है या उनके साथ कोई नफसियाती मसाइल इस तरह के पेश आते हैं कि वो शायद अपना हक समझते हैं, दूसरों अपना हक छीनना यूं समझ लें कि वो राइट समझते हैं कि अगर उन्हें वो चीज नहीं मिल सकी तो शायद छीन के वो ये चीज हासिल कर सकें और ये उनका हक है। तो चलिए वो तो एक अलग डिफरेंट चीज है। लेकिन सर मेरे यानी मेरा ख्याल है कि शायद आपके बुजुर्गों ने भी ये बात की हो कि पहले बच्चों का रिश्ता देखते वक्त खानदान को बहुत वैल्यू दी जाती थी। यानी मेरे वालिद साहब ये कहते थे कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन
अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड किसी शरीफ सिलसिले से नहीं मिलता होगा तो आगे चल के आप बेशक मर्द हैं या आप बेशक लड़की हैं, आपको फिर जिंदगी गुजारने में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर के जो है जिंदगी है उसके अंदर, उसके मिजाज के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक्सट्रीम बुराई अपने बुजुर्गों की वजह से जरूर अडॉप्ट हुई होगी जो आगे चल के आपके लिए बायसे शर्मिंदगी या और रिश्ते के लिए इसको कैसे देखा जाता है सर? मसलन ये है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा जो है वो पैसे को वैल्यू दी जाती है, तो आप कह लें कि फाइनेंशियल स्टेटस को वैल्यू दी जाती है। लेकिन मैंने यानी अपनी फैमिली में देखा है, मैंने बहुत सारे और खानदानों में देखा है कि पहले लोग देखते थे कि अगर लड़का या लड़की शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं और एक रीजनेबल एक मिडिल क्लास लाइफ भी गुजार रहे हैं तो वो शादी करने में बड़ी खुशी महसूस करते थे और वो रिश्ते माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से पूरी जिंदगी चला भी करते थे, क्योंकि उन बच्चों के अंदर अपने माँ बाप की तरफ से बहुत सारी अच्छी आदत और बहुत सारा बर्दाश्त और सब्र उनके अंदर उनकी तबीयत में गुंदा होता था, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसी बातें जिनको आजकल की नौजवान नस्ल बर्दाश्त भी नहीं करती, वो क्या कहते हैं उस तलाक का आजकल जो बायस बन जाती है वो उसको बच्चों के लिए या यूं समझ लीजिए कि अपने रिश्ते के लिए इग्नोर कर दिया करते थे। तो ये है कि इसी तरह अगर मैं आपसे अभी थोड़ी सी अपनी जिंदगी को मजीद शेयर करूं तो मेरे माशाल्लाह खानदान में पेट्रियटिज्म बहुत ज्यादा है, यानी मैंने अपने आसपास के जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे कुछ कजन्स हैं, उनसे कंपैरिजन किया है तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारा घर जो है वो इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पेट्रियटिज्म के हवाले से, वतनी के लिए। अच्छा, ओके, वतनी के हवाले से। जी। तो फराज भाई, मैं उस वक्त तो चलें यूं समझता था कि चलें ये एक जिंदगी का हिस्सा है, एक मुआशरे का हिस्सा है कि सब लोग अगर खुश हैं, जब कोई फॉर एग्जाम्पल जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो हम भी शायद मना रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने आप थोड़ा मैच्योर होके अपने खानदान का थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो मेरे माशाल्लाह दादा जान जो हैं वो तहरीके पाकिस्तान के कारकुन रह चुके थे। उन्होंने माशाल्लाह लियाकत अली खान जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उनके पीए के तौर पे भी ड्यूटीज सर अंजाम दी थी, और जब लियाकत माशाल्लाह उन्हें ये भी एजाज हासिल था कि जब लियाकत अली खान शहीद हुए हैं तो वो उनके पीछे बिल्कुल स्टेज पे बैक में खड़े थे और वो उनके सामने शहीद हुए हैं और उनको हॉस्पिटलाइज करने में वो शरीक थे बिल्कुल मेरे दादा जान जो थे। तो ये है कि जब ये जज्बा मैंने देखा कि उनकी वजह से ये जज्बा मेरे वालिद साहब में ट्रांसफर हुआ। मेरे वालिद साहब ने, मैंने कभी उनको माशाल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई गलत जुमला बोलते नहीं देखा है, तो माशाल्लाह उन्होंने जैसी भी जिंदगी गुजारी उन्होंने कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ तो गलत जुमला नहीं बोल सकता, मतलब ये तो अगर वो पाकिस्तानी होगा बात है सर, तस्लीह के लिए जरूर बात कर सकता होगा, उस सिस्टम को बात उसके हवाले से बात कर सकता होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए एज अ होल कौन पाकिस्तानी गलत बात करे? सर कोई भी नहीं कर सकता बिल्कुल, लेकिन ये कि लोग मायूस होकर बाज़ दफा ऐसी बात भी कर जाते हैं कि दुख होता है कि ठीक है अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो उसके बाद दफा हालात खराब भी हो जाते हैं, लेकिन आप घर को तोड़ने की या घर को छोड़ने की बात नहीं करते। दुरुस्त। तो ये है कि लेकिन माशाल्लाह करनी चाहिए भी नहीं। देखो ना जो तहरीके आज़ादी के जो हमारे जो भी लोग हैं, क्योंकि आपके जैसे आप दादा का तस्करा कर रहे हैं, मेरे नाना का तस्करा इस तरह मैं सुनता रहा हूँ, मेरी उनसे मुलाकात होश संभालने में नहीं है लेकिन मैंने उनके हवाले से सुन रखा है। तो ये मामला है ना कि उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको हम ना सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं। ये जो लफ्ज हम टर्म सुनते हैं ना कि लुटे पुटे पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आए, जालंधर से आए, वो बरास्ता वागा आए या वो और अटारी के रास्ते से आए, तो वो जो ये जो टर्म है और ये जो पूरा किस्सा है ये अभी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताऊं, एक वहाँ की एक काउंसिल है, मैं जिसका नाम अभी आ जाएगा, मलेशियन एक काउंसिल है उनकी इस्लामिक काउंसिल है, उनकी काफी बड़ी तंजीम है उनकी रुतबे के लिहाज से। उनके जो चेयरमैन, उनके जो सदर है वो पाकिस्तान आए हुए थे। अच्छा, उनकी उम्र जो है वो कोई ना करते 70-80 है। सही जी, मतलब 70 प्लस होगी, 80 के करीब ही होगी। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की जो आज़ादी की तहरीक थी उसके हवाले से हमारे मुल्क में ये एज अ सिंबल हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि ये देखो एक मुल्क इस तरह से आज़ाद हुआ था, इतनी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ था, और हमें बड़ी मोटिवेशन होती थी, और जब हम ऐसी उम्र को पहुंचे कि हमें जब
पढ़ने का मतलब थोड़ा सा मुशाहिदे का टाइम मिलता था, तो हम ये देखते, हम इसको पाकिस्तान को पढ़ा करते थे, हम समझा करते थे कि पाकिस्तान का केस क्या था भाई, क्यों आज़ादी की तहरीक चली, क्यों वो शिफ्ट माइग्रेट क्यों हुए, हिजरत क्यों की उन्होंने, वगैरह वगैरह। तो वो देखें दुनिया के लिए ये एक रोल मॉडल अजूबा था, ये अजूबा था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी 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 जी। तो जिस तरह फराज भाई बस आपने बात की कि बस अपनी बात को मैं खत्म इसी तरह आखिर में करूंगा कि ये है कि ये वाकई एक मौजज़ा है। और देखें पाकिस्तान बनाने वाले लोगों ने कुर्बानी दे के इस मुल्क को तख्लीक किया। मैं लास्ट सवाल पर छोटी सी मिसाल अपने दादा जान की दूंगा कि मसलन वो जो थे बिल्कुल नौजवानी के आलम में पाकिस्तान आए थे, और जब ये मैंने आपसे ये जो वाकया सारा शेयर किया उसको बिल्कुल नौजवान थे, 21-22 साल उनकी उम्र थी। उसके बाद यानी उन्होंने जो अपने आप को फर्दर मेंटेन किया वो सारा अपनी मेहनत पे किया है। उनके कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनके पास कोई पैसा नहीं था, माशाल्लाह उन्होंने खुद सेल्फ यूं कह लें कि अपने आप को एक सेल्फ मेड इंसान बनाया, उन्होंने खुद सारी डिग्रीज हासिल की। तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि उनके बच्चे जो हैं, उनके जो आगे आने वाली जनरेशन है, वो भी अपने आप को सेल्फ मेड बनाए। वो खुद जिस तरह वो बिल्कुल यानी वो समझ लें कि दरगुं हालात में वो मेहनत करके अगर कुछ बन सकते थे, इतनी हाई एजुकेशन हासिल कर सकते थे, तो वो ये सोचते थे कि जब मैं अपने बच्चों को सहूलियात दे रहा हूँ तो वो अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े हो सकते। तो यही बात है कि आजकल की नौजवान नस्ल को तो बहुत सहूलियात अवेलेबल हैं, अगर वो इन तमाम सहूलियात के होते हुए भी रोते हैं और यूं समझें कि बेकसरो सामानी का रोना रोते हैं, तो ये जो थोड़ी बहुत कमी उनके अंदर भी है कि उनके अंदर इतनी मेहनत करने का जज्बा ही नहीं है। जो रोने वाला मामला है सर, ये जरा डिफरेंटली इसको मैं खैर इसको बहुत संजीदा नहीं समझता। बहरहाल एक ऑनगोइंग बहस है। आप अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस होनी भी चाहिए और पता लगना भी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि कुछ साल पहले तक मुझे एक खदशा ये था कि एक साहब थे जो कि 80 साल के थे, उनकी डेथ हुई और मुझे उनकी डेथ के बाद पता लगा कि जी वो तहरीक पाकिस्तान की उसके तहरीक के साथ बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट रही है। जी जी जी। तो मुझे मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ सर उसके बाद, और एहसास ये हुआ कि अगर 80 साल के लोग अब उनकी तबई मौत जो है वो हो रही है, तबई तौर पर वो इंतकाल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो उस टाइम जिन्होंने हिजरत की है और इस तरह के जो शख्सियात जो जिन्होंने उस माइग्रेशन के सारे प्रोसेस को खुद देखा भी और खुद उसका हिस्सा भी रहे हैं, अब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे या वो खत्म हो जाएंगे, वो बात खत्म हो रहा है। जी जी, वो एक सिलसिला जो है, वो जो ग्रुप है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। बहरहाल एक ऐसी जहन में बात है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। नाइस टॉकिंग टू यू सर, एक अच्छा मौजू था, इस पे बात। बहुत शुक्रिया सर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी अगले टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। नाइटलैंड प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सुन रहे हैं। फराज मलिक कहते हैं मुझे, यहाँ पर हम साथ हैं 3 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फरमाइए सर, क्या कहेंगे? आज के प्रोग्राम में कोई थोड़ी सी वो है, एक अफसरदगी सी है, अगर नजदीक तरीन लफ्ज बोलूं मैं तो, यानी कि प्रोग्राम में उस तरह की वो नहीं है एक चीज। आई डोंट नो व्हाई। एक तो ये चीज है, शायद आपने प्रोग्राम शुरू किया तो बताया कि मैं किसी एक, तो वो एक शायद दिमाग पे आ गई एक चीज, फिर पहली कॉल, दूसरी, तीसरी, तो उन सारी चीजों से हुआ कि चलो उसी पे बात कर लेते हैं। आपकी कॉलर ने एक बात की थी कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो हल है, इशू नहीं है, हल है, हर चीज का हल होता है। ज़हन में रखिएगा कि जो इदारे हमारे बने होते हैं, समहाउ दी अदर, हर इदारे की मैंडेट नहीं होता हर चीज को हैंडल करने का। बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता और हमें मीडिया के जरिए पब्लिक को उस तरह की अवेयरनेस नहीं दी जाती कि किस काम को करने के लिए कौन सा राइट दरवाजा है। तो उस वजह से बेशुमार लोग जो होते हैं उनके साथ इस तरह के फ्रॉड्स हो जाते हैं। बट डेफिनेटली मैं उनके जज्बों की कदर करता हूँ। जिस तरह वो बात कर रही थी, वहां से फील हुआ कि सिर्फ अकेली नहीं है वो, तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है। तो यस, आप क्योंकि पिवटल किरदार है आपका, एवरीबडी नोज यू, उसमें जो भी आप तरीकाकार वजह करना चाहें, यस,
मैं नहीं कहता कि एक दिन में काम हो जाता, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे घर में अगर कोई एक बल्ब खराब हो ना तो उसको पीछे से मेन स्विच बंद कर देना तो थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे कामों के मेन स्विच ऑफ करने से चीजें बड़ी जल्दी सेटल हो जाती हैं। तो कुछ असल में कुछ लोग ऐसे, सॉरी वो बात कट रही है आपकी, लेकिन मैं जरा एक चीज ऐड कर दूं कि कुछ लोग ऐसे और भी जिन्होंने मैसेजेस किए, मैं भी अनफॉर्चुनेटली उनके मैसेजेस शामिल नहीं कर सका, उनका भी कुछ ऐसा ही मामला है। सो कोई ऐसी कोई गाइडेंस है, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस है, कोई ऐसा रास्ता है जिसको आप बताना चाहेंगे, वो जरूर बताइएगा। कोई तरीका है कोई किसी? मैं इसलिए कि बिल्कुल आपकी बात में समझता हूँ, मेरी 30 साल की जो जिंदगी है प्रोफेशनल लाइफ, वो इन्हीं इदारों में गुजरी है। ठीक है। तो इसलिए मैं इन चीजों को, और आने वाले दिनों में आईटी का जो गलत इस्तेमाल है, या जो सादा लोग, लफ्ज़ आपने बोला कि सादे लोग होते हैं, वो सादगी बेसिकली एक मुकाम पे इसलिए होती है कि जिन मीडिया का या जिन मीडियम्स का ताल्लुक होता है लोगों को अवेयरनेस देना, वो शायद किसी एक मुकाम के ऊपर अपना किरदार उस तरह नहीं निभा रहे होते जिस तरह निभाने का हक है। ठीक। तो यस, मैंने आपसे यही, उस कॉल को 1 हो या 100 लोग हों या 1000 लोग हों, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि यस पॉसिबिलिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि एक मेरा फर्ज है ना। इसमें हम किसी से कहते हैं कि आप हमें पैसे दें, ना हम किसी से कहते हैं, हाँ सिर्फ ये होता है कि जी ये हो चुका है, आप हमें बात ठीक बताएं और जो प्रूफ्स हैं वो दे दें, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जी मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो चीज आप मैं कभी प्लान करने का हम सोच रहे हैं, अगर जिंदगी रही तो हम जरूर कर लेंगे, उसमें हम इस पर भी कोई काम वीडियो बना रहे होंगे या कोई ऐसी चीज कर रहे होंगे जो लोगों को ज्यादा काम आएगी किसी, उसमें मैं इसको लिख लूँ कहीं? 100% डन। मेरा तो प्रोफेशन, मैं ऑल्दो मैं ये काम पाकिस्तान में, तो ये चीजें मेरी बड़ी ख्वाहिश है डॉक्टर साहब कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको भी अगर आप मुनासिब समझे तो उस दायरे में शामिल कर लेता हूँ कि हमारे जाने से पहले कोई 2-4 या 2.5-3.5 लोगों को भी फायदा हो गया ना, तो शायद जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। चले, मैं बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह के भरोसे ये कहता हूँ कि आज जो पहली कॉल थी ना, वो खातून अगले हफ्ते, आपका अल्लाह ताला खैरियत रखे, तो अगले हफ्ते के प्रोग्राम में वो लोगों को बता रही होंगी। चलो मैं टाइम फ्रेम इसको मैं टाइम बाउंड नहीं करता, मैं ऑनेस्टली टाइम बाउंड नहीं करता। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं देखिए एक डॉक्टर है ना, वो आप नहीं कर सकते, बट एक डॉक्टर है, उससे पूछे ना जी कि ये दवाई सर दुरुस्त, ये 3 दिन खाएंगे, दुरुस्त, यकीन मानिए इस मॉडल को ठीक करने की जरूरत है। मैं आपकी इन जज्बों को कदर करता हूँ जी। वो इंशाल्लाह जब आपने नियत कर ली है तो आप इंशाल्लाह अपने से आगे हमें पाएंगे भागता हुआ। ठीक है। नो अब दूसरी बात बताइए, इसका मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ कि इसमें कैसे डिटेल्स लेनी है या कैसे करना है। इसको मैं जब तक मीनवाइल इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, अगली बात कर लीजिए। हमारे यहाँ मैं जैसा बताया ना कि असल में कल मैं ये समझ रहा था कि जुमा है, यस्टरडे, क्योंकि मैं ना घड़ी पहनता हूँ ना मैं टाइम याद रहते इस तरह। अच्छा। तो कल रात को मैं किसी जगह से कोई फारिग हुआ, जिस वक्त कहीं बैठ के चाय पी रहा था गाड़ी में, तो मुझे हुआ कि शायद आपका प्रोग्राम होगा। तो वो मैंने बटन ऑन किया तो वहाँ कुछ और चल रहा था, दूसरा किया तो अच्छा, मैंने ये नहीं देखा कि ये कौन सा चैनल है, ये क्या है। तो वो जब वो बोला तो पता चला जी कि ये तो कोई और चैनल है और कोई और टाइम इस वक्त चलता है। बट जो टॉपिक था वहाँ पर मुनासिब यही समझा, वो था जी कि जरूरत में और हमारे ख्वाहिश में क्या फर्क है, इस तरह की कोई चीज थी। उससे तो जो बात होनी थी हुई, मगर उस बात का जो बेस था वो बेस आपके सामने रख सकता हूँ। अच्छा, जितने भी उनके कॉलर्स थे, मैंने जितने भी सुने, वो सारे जरूरत अपनी या तो कोई बता नहीं पा रहा था, हटता था। वो जो हमारी कौम की एक आदत है कि हमारी कौम तो कौम नहीं है, तो हंसते थे लोग किसी नहीं पता, यानी कि एक बेसिक सी चीज है, इसलिए नहीं पता कि मैंने फिर जो मेरी राय थी, मैंने कहा जी जरूरत है, कैसे मकान आपने बनाना है वो आपकी ख्वाहिश है, मगर उसके लिए पैसे की जरूरत है। सर ये कि हर चीज की पैसा जरूरी होगा, तो जरूरत इस तरह है चीज की जो बेस होती है, तो उस आपकी ख्वाहिश को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट थिंग इज, एज अ नेशन हमारी क्या जरूरत है, मैं तो इस पे बात करूंगा। इस वक्त इस कौम की जरूरत क्या है। अब आप हर बंदा एक इज्जत मांगता है, एहतराम मांगता है, किसी दूसरे को तकलीफ। आप देखेंगे जितने भी लोग बात करेंगे आपके इसमें, किसी न किसी एक मुकाम की, इवन आपके इस कैरेक्टर के अंदर असद वाले में भी कहीं ना कहीं मियाँ बीवी जब इख्तलाफ हुआ तो बंदा कहीं कानों का कच्चा था, उसने अपना किरदार सही नहीं निभाया, गलती असद की है, वो उसकी बीवी की नहीं थी, अगर मैं मोटी बात करूँ। अब उसमें अगर उसको बच्चे को नहीं मिलने दिया जा रहा तो वो पीछे ज्यादतियां इतनी हो चुकी होती हैं, इतनी ज्यादा, वो जिसे कहते हैं ना कि जिंदा दरगोर कर दिया गया होता है उस बच्ची को या उस खातून को, कि भाई वो फिर हालत रिवेंज में आ जाती, कहती मैं फिर बच्चा भी नहीं मिलने दूंगी। ये एक इंसानी फितरत है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पीछे को बहुत ज्यादा ऐसे तकलीफ
दिलों को सदमे पहुंचाए गए होते हैं जिसके ये रिजल्ट्स होते हैं। ये क्यों होता है? इसलिए कि इंसानों की तरबियत नहीं हुई हुई। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में मैंने उस वक्त भी अर्ज किया कि पूरे पाकिस्तान में आपको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे आपको स्कूलों की एक नर्सरीज मिलेंगी, यानी कि हर तरफ स्कूल स्कूल स्कूल। अंदर असातिज़ा नहीं मिलेंगे आपको जो ये समझ के बैठे कि अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक की मैं तरबियत करने आया हूँ, क्योंकि तरबियत का हमारे पूरे पाकिस्तान में एक भी इदारा नहीं। मैंने फिर ये सजेस्ट किया जी कि आप एक पाकिस्तान में नेशनल लीडरशिप एकेडमी बनाएं और उसका क्राइटेरिया रखें जी कि जो रियल मेंटोर्स हैं, यही है उसका क्राइटेरिया है, आ जाएं प्लीज। पहले तो आप तशरीफ लाए ना जिन्होंने कौम को बनाना होता है, वहां से फिर आपका तालीमी निसाब निकलेगा, वहां से आपका वो निजाम निकलेगा जिसकी अभी आपने अंदिया भी दिया कि क्यों हमारे लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं। सब एक ही कौम में रह रहे हैं, एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं, हम एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं? वो एक दूसरे को काटना इसलिए कि वो इंसान नुमा लोग जिनके अंदर हैवानात की सिफात बहुत तादाद में, यानी कि बहुत ज्यादा कसरत में होती हैं, वो फिर अपना इजहार करती हैं चीजें, वो इंसान हैवानात को कम करके इंसानों की कैटेगरी में लाना दर हकीकत उन मेंटोर्स का काम है, जिसमें चले आप एक फर्ज निभा रहे हैं। एक वो जो भाई थे माशाल्लाह, उन्होंने भी, क्या उनका नाम था, जो भी, उन्होंने भी अच्छी उसके ऊपर अपनी एक इनपुट दी। मकसद इसका मतलब है कि रेडियो चैनल्स के ऊपर जब सिलेक्शन की जाती है आरजेस की या जो आप लोग हैं, इसका मतलब कोई ना कहीं एक चीज कंसिडर की जाती है कि ये बंदा सुनने में, बोलने में, समझने में बाकी लोगों से डिफरेंट है। यही काम हम नेशनल लीडरशिप एकेडमी में क्यों नहीं कर सकते? तो उसमें मेन चीज है कि अगर ये बात शायद मैं 2 दफा 3 दफा, या ये वो चीज है जो कि बुनियाद है। अगर ये आज हम अपनी जिंदगियों में ये बुनियाद रखने में कामयाब हो गए, एक ऐसा इदारा जिसे आप कहते हैं नेशनल लीडरशिप एकेडमी, उसमें उम्माहात भी तैयार हो। उम्माहात मीन्स उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो उसने बच्चा पैदा किया उस खातून ने, वो माँ ही हो। उम्माहात वो भी होती हैं कि जो रियल मेंटोर्स खवातीन होती हैं, जो कि को अपने बच्चे या कौम के बच्चों में फर्क नहीं करती, वो सब कहती हैं अल्लाह की मखलूक है छोटी। और मैं अपना फरीजा, वो उम्माहात तैयार हो और वहां पर वो नौजवान तैयार हो जिन्होंने फिर वहां से आगे फिर आपका एग्रीकल्चर, IT है, माइंस है, जो भी फिर हैं चीजें, वो उसके बाद की बात है। पहले वो ऑन करने वाले लोग, वो सही देखने वाले लोग, वो बेगर्ज जिनकी कोई जाती गर्ज ना हो, बगैर लालच ना हो, उनके कोई ऐसी लालच ना हो, उन लोगों को सिर्फ एक कॉल देने की जरूरत है कि भाई इकट्ठे हो जाओ, आप लोगों की जरूरत है। और फिर ये कौम ना, मैंने कल भी जिक्र किया, सिर्फ 8% लोग काम कर रहे हैं। और वो भी क्यों कर रहे हैं? जैसे फर्ज करें आप, खेती किसी ने लगा दी, बारिश हुई, उसने बड़ा होना ही होना है फितरत में। जो फितरत आपको चीज प्रोड्यूस करके दे रही है, उसके ऊपर वो 8% लोग काम कर रहे हैं। भैंस ने दूध देना है, उन्होंने निकालना है, बाजार में बेचना है, आगे दही बनना है, ये चीजें फितरत की हैं। जो उसकी डिलीवरी के ऊपर जो 8% लोग लगे हैं, सिर्फ वही काम कर रहे हैं। 92% आपकी कौम के लोग सोए हुए हैं। ये लिख लीजिए कि गफलत की नींद सोए हुए हैं, कोई काम नहीं करते क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है, उनको किसी ने बताया ही नहीं है। क्योंकि काम हमेशा लीड करने वाला लीडर देता है, जो लीड करता है वो कहता नहीं बेटा ऐसा नहीं, और फिर वो 24/7 काम होते हैं जब कौमें बननी होती हैं। चाइना की मिसाल आपके सामने एक मिसाल। तो इस वक्त हमें एज अ मिनहस एक कौम बनने की जरूरत है, और उस कौम को बनाने के लिए सबसे पहले उन लोगों को किसी एक इदारे के बैनर के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा, और वो होगा नेशनल लीडरशिप एकेडमी। ये वो मेंटोर्स होंगे जो कौम बनाएंगे। दैट्स ऑल भाई। थैंक यू सर, ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू जी। वालेकुम जी। नाइटलाइन प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सुन रहे हैं। फराज मलिक कहते हैं और आपके साथ 3 बजे तक बातचीत हो रही है, और हम इसको नाइटलाइन इसलिए कहते हैं कि रात के इस पहर में हम एक दूसरे को सुन रहे हैं और एक दूसरे को सुना रहे हैं। वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें जो कि हमें लगता है कि हमारे दिलो दिमाग पे का बोझ है। अच्छा, मुझे स्कैम्स के हवाले से जितने भी मैसेजेस आए हुए हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि अगर आप थोड़ी सी डिटेल्स बता सकें ना, तो इस हवाले से थोड़ा सा, मुझे नहीं पता कि फर्दन हम इसकी ओनरशिप इस तरीके से ले सकते हैं, इसको काम करने के हवाले से, इसके हवाले से, लेकिन कम से कम आपका वो तजुर्बा या शेयरिंग के हवाले से तो हमारे सामने आए ना। और किसी का भी हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट बात है। लेकिन आपको ये अपना किस्सा बताने की जरूरत है। जैसे गालिबन हुमैरा ने मैसेज किया था, उन्होंने कहा था, तो उन्होंने किस्सा नहीं बताया, बात नहीं बताई। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम जी। यहाँ पर जो खाने पीने की चीजें होती हैं, जो रोजों में इस्तेमाल हो जाती हैं, जो रोजमर्रा की होती हैं, जो खुराक वगैरह होती है, खजूरें, ऑयल, घी, तेल, सब्जी, फ्रूट,
उनमें सब में 2-2 रियाल 3-3 रियाल चीजों में कम कर दिए गए। यहाँ पर ऐसा होता है ना जी कि वो जो है अपना यहाँ पर चीजें कम हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो शुरू होने वाला है सीजन रमजान का, और जब रमजान का सीजन शुरू होता है तो फिर सीजन शुरू होता है आमदनी का। हम लोग किसी आदमी को खड़ा करके या कोई भी आदमी होता है तो भाग भाग कर जाते हैं नमाज में कि जमात से शामिल हो जाएं, क्योंकि रमजान में जो है नेकियां ज्यादा मिलती हैं, जमात के साथ शामिल होंगे। तो वहां तो हम भाग भाग कर जाते हैं कि जल्दी से नमाज में जमात शामिल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो दूसरी जमात का रवाज ही नहीं है। यहाँ पर तो जैसे भी 3-4 आदमी अगर आ गए जमात के बाद, तो फिर जो भी एक मुअज़्ज़िज़ बंदा हो गया या जो एक दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो वो फिर दोबारा जमात करा लेते हैं कि जमात से ज्यादा सवाब है। लेकिन क्या है ना कि जो गलतियां है ना, गलतियां हम कहते हैं जी नहीं जी पाकिस्तान में गलती होती है, वापस वाले ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे बिल ज्यादा भेज देते हैं। मैं वो जो घर बना रहा था ना, तो उस ऐसा होता है कि जो सीमेंट वाले होते हैं ना, तो वो कहते हैं जी कि अगर आप इतने पैसे हमको दे देंगे ना तो वो डिस्काउंट रेट में सीमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। यानी कि 1 लाख दे दें तो आपको जो आज का रेट यानी कि 200 मैंने जिस टाइम लिया था 320 का था तो 280 का मिल गया, या 330 का था तो 280 का, यानी कि 50 रुपया सीमेंट के कम। तो वो उनको क्या होता है कि वो पेमेंट पहले आगे जाके जमा करा देते हैं, उनको भी डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसकी वजह से। तो मैंने जिस टाइम वो सीमेंट वाले के पास गया तो दूसरे कहने लगे जी वो तो ऐसा आदमी है, वो तो जुआरी है, वो तो जबान का इस तरह है, वो इस तरह है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया था। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया था जिस टाइम मैं उनको पैसे देने लगा, तो उनको कहा जी ये इतने पैसे हैं, और आपकी और हमारी बात किस तरह हुई है। उन्होंने कहा जी कि 280 में। आज क्या रेट है जी 330, ठीक है। यानी कि हर एक त्रोड़े के साथ, हर एक बैग के साथ, बोरी के साथ आपको 50 रुपए की बचत होगी। मैंने कहा जी ठीक है। तो उस टाइम वो रमजान ही चल रहा था। तो और दूसरी बात यह है कि रमजान का भी आखिरी हफ्ता। अच्छा जी। तो उसमें मेरे को क्या हो गया कि जो ईंटों वाले थे ना, उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया जी आप अगर इतने पैसे हमको दे देंगे तो हम आपको ईंटें थोड़ी सस्ती दे देंगे, क्योंकि उन्होंने मजदूरों वगैरह को पेमेंट करनी होती है, पैसे देने होते हैं, तो उनके पास इतने वो होते नहीं है। तो वो कहते हैं कि चलो ये तो पैसे आ जाएंगे ना, तो इनको सामान देना है, सामान बाद में चाहिए होगा इनको, तो उसको भी मैंने पैसे दे दिए। तो वहां से वो ईंटें भी सस्ती मिल गई, ये भी सस्ता मिल गया। तो बात करने का या मतलब या मकसद क्या है ना कि आजकल तो आपके पास हर एक के पास वो मोबाइल है। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि सूरह बकरा में है, आखिरी रकू में है कि जो भी आप कारोबार करें, जो कुछ भी करें तो आप वो लिख लें, पेपर कर लें, साइन करा लें, गवाह कर लें। तो सबको सलाम ने एक तमन्ना है, बहुत सारी दुआएं सबके लिए। बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज़ जी। साइमा ने मैसेज किया, आपने कहा जी कि किस्सा कंप्लीट कर लीजिए। किस्सा क्या कंप्लीट करूं जी? उसकी डेथ के बाद यही था कि उसको उसके घर वालों के बारे में कुछ चीजें जो पता लगी कि उसके घर वाले, उसके भाई उससे पैसे मांग रहे थे, उसके पैसे मांग रहे थे कि जी तुमने चले जाना है तो तुम, और वो घर में कमाने वाला बड़ा सोर्स था। उसके भाई और उसकी एक भाभी जो है वो दोनों डॉक्टर थे और दोनों लाहौर में रहते थे, और लाहौर में रहते हुए भी उस खातून को उन्होंने अपने घर में मतलब रहने के लिए, वो उनके घर में नहीं रहती थी। अच्छा, मैं किसी भी चीज़ पे कभी भी जजमेंटल नहीं होता, कभी भी जजमेंटल नहीं होता। मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि कमी कोताही दोनों साइडों पे हो, लेकिन अपेरेंटली जो चीज़ें समझ आ रही है ना वो बहुत अच्छी नहीं है। उनको ही सामने रख के मैं इस पे बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसकी कुछ बातें मुझ तक पहुंची हैं, उस खातून की जो अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से
कि अल्लाह ताला उसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी, उसके अखलाक की मैंने बहुत तारीफ सुनी। हमें नहीं पता कि अगला लम्हा है नहीं है, मैं अगला प्रोग्राम कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा मुझे नहीं मालूम, बस वो अल्लाह ताला ने मौका मोहलत दी भी होती है तो अल्लाह ताला कुछ अच्छे काम करवा लेता है, कुछ हम बुरे काम हमसे हो जाते होंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला उसका अगला जहान आसान करे और उसके लिए उसकी फैमिली, जिसको सदमा है, जिसको मैं जानता हूँ उसको सदमा है, मैं उसको ये कह रहा था कि यार उसको 30-35 साल जितनी भी उस खातून की उम्र होगी, उसकी वालदा हयात है, उसके भाई उसके साथ हैं, उसकी भाभी उसके साथ, उसने सब भाइयों की शादियां की हैं। अगर उसको इन रिटर्न यही मिलना था ना कि अभी भी उससे उसके भाई पैसे मांग रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम चली जाओगी शादी के बाद, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, या जो पैसे तुम्हारे पास है हमें दो, हमने बिजनेस करना है। और ये टॉर्चर और इससे मिलता जुलता और टॉर्चर। और देखे ना एक बहनोई कैसे ही कह सकता है कि उसकी बेगम को वो तलाक दे देगा अगर ये शादियां होती। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ आज अगेन, मैं इस प्रोग्राम में सवाल शाहजू नादिरी मुझे याद पड़ता है कि मैं आइडियाज तो जरूर लेना चाहता हूँ लेकिन मैं सवाल नहीं करना चाहता इस प्रोग्राम में, लेकिन मैं आज वाकई सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है, चूंकि मैं जब ये कहूंगा ना कि एक शादी में या एक निकाह में के बाद की जिंदगी के बारे में आपकी क्या राय है, मिसाल दे रहा हूँ, एक सवाल अभी पूछने से पहले एक तमीद बांध लूं जरा, तो आप सोचेंगे ना कि यार इसने तो निकाह की बात की है, इसने लड़का और लड़की को कोई बाइफिकेशन तो नहीं की कि ये लड़की की तरफ से सवाल पूछा है, ये लड़के की तरफ से, यही दो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना उसमें। तो मैं नहीं पूछता, मैं ना लड़के के माँ बाप की बात कर रहा हूँ, ना लड़की के माँ बाप की बात कर रहा हूँ, ना लड़की के फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रहा हूँ, ना लड़के के फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रहा हूँ, मैं ना जहेज लेने वालों की बात कर रहा हूँ ना जहेज देने वालों की बात कर रहा हूँ। कोई अगर गुडविल में गुड फेथ में जहेज नहीं लेता तो मैं तब भी किसी की जहेज ना लेने वाले की बात कर रहा हूँ, ना जहेज ना देने वाले की बात कर रहा हूँ, मैं निकाह के बाद की बात कर रहा हूँ। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड सर एंड मैम कि कोई बंदा नफ्सियाती तौर पर मेंटली ही और शी इज दैट मच स्टेबल एंड कैपेबल टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ अपकमिंग लाइफ, उसके तसलसल को, उसकी सैंटिटी को, उसमें किसी अपने पार्टनर की प्राइवेसी को। मैं अभी पिछले दिनों में एक बात कर रहा था, मेरे जहन में, सॉरी वो बात आ रही है, मेरा इतना मुंतशिर हुआ आज दिमाग, मैंने वो शायद वैसे ही बात कर दी थी लेकिन वो वैसे ही करने वाली नहीं थी। जब एक माँ स्कूल में बैठ के झूठ बोलती है अपने बच्चे को लेके तो वो क्या कर रही होती है, मैं उसको आई विश कि मैं उस तरीके से रिएक्ट कर सकता है जिस तरह से मेरे अंदर ये लावा उबलता है इस बात को सुन के, इस तरह की बात को सुन के, इस तरह की कोई बात जब कोई टीचर मुझे बताता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट जी, तो जो निकाह के बाद की जो वो सारी चीजें हैं कि वो उसने उसको उस म्यार को रखना है उस जिंदगी को गुजारने के लिए, उसने जिसकी तरबियत करनी है वो उस म्यार पे करने की कोशिश करेगा या करेगी। ये कैसे मुझे श्योरिटी कौन देगा? ये कम से कम वो अपने आप को श्योरिटी कैसे देगा? कसमें खाता नहीं मैं, लेकिन मेरा कसम खाने को दिल कर रहा है कि जो बड़ी जिम्मेदारी कि ये दो लोग होंगे जिनकी वजह से ये जो निजाम उस जात ने बनाया ना, इसकी कोई वजह है। जो तमीज आपको नहीं, आपने मिस किया कहीं किसी जगह पे, तो आपने उसको सीख लेना है अपने उस उम्र तक के, जब आप माँ बाप बनेंगे फिर आपने अपनी वो डिलीवर करना है अपने औलाद तक। तकलीफ ना बड़ी आर्जी होती है, मेरा ख्याल है तकलीफ ही आर्जी होती है। अल्लाह ताला कभी किसी को उसकी सकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दिया करता, लेकिन इंसानी जहन से जब बंदा सोचता है ना, बंदा हैरान रह जाता है कि एक बहनोई भी तो किसी का भाई है, एक बहनोई भी तो उसकी भी तो कोई माँ है, उसकी भी भाभियां हैं, उसकी भी बहनें हैं, उसका भी कोई भाई होगा, मतलब उसका मतलब मेल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, तो वो भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है। वो कैसे इतना क्रूअल हो सकता है कि वो कहेगा जी मैं अगर ये शादी हुई तो मैं तुम्हारी बेटी को जाए तो उसकी बहन को तलाक दे दूंगा। अगर इतना इजी मामला है तो फिर चीजों को शायद रीथिंक करने की जरूरत है कि क्यों इतना इजी है। ये थोड़े से पिछले किस्से में से कुछ पॉइंटर्स थे मेरे पास, मैंने जो दिन में किसी टाइम पे लिखे और मैं चाह रहा था कि इनमें से कुछ मिस ना हो जाए, और चूंकि ऑब्वियसली मुझे एक कंटिन्यूटी चाहिए थी तो मैं उसको किस्सा था जी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। 1 साल का सफर में आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारा कुछ जीने के बाद बहुत सारा कुछ खोने की तरफ जा चुके हुए। खानदानों के रवैयों पे मुझे बड़ी हैरत होती है। मुझे एक दोस्त के फादर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बात बड़ी प्यारी सी याद आती। उनके बेटे को उन्होंने कभी अलाउ नहीं किया था कि स्मोकिंग मत करना। कोई नई चीज तो नहीं है, ऑब्वियसली हर बाप मना करता है अपने बेटों को, अपने बच्चों को, लेकिन उन्होंने मना किया था कि बेटा कभी भी स्मोकिंग घर से बाहर मत करना, तुमने सिगरेट पीना है घर में बैठ के पीना। एक कॉल ले लो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बस मैं कहूँगी कि पहले तो कितनी बार मैं जैसे था ना कि स्कैम की बात करें, देयर वर 100 ऑफ स्कैम। आप किसको छेड़े और किसको नहीं छेड़े, बहुत बड़े बड़े से लेवल से लेके छोटे छोटे लेवल के भी आपके साथ स्कैम अब तो हैं इधर।
जितनी मर्जी आप प्रिकॉशंस ले लें, आई डोंट नो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जितने भी किस्म के स्कैम्स हैं या किसी भी किस्म का जो अब्यूज है वो किसी भी लेवल का हो, इमोशनल हो, डोमेस्टिक हो या किसी भी रिलेशन का कुछ भी, तो इससे कोई शायद शैतानी, जारी बात है, पूरी शैतानी सोच का प्रोसेस होता है, फिर उसको उसमें सपोर्ट मिल रही होती है, एक शैतान की शैतान की सपोर्ट मिल रही होती है। इसमें जो भी कल्पित होता है उसकी इतना आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है कि ऐसे इतने आप वो इंटिमिडेट हो जाते हैं या इतने कैमोफ्लेज होता है ना एक्सपर्ट कि आप उसमें सफर करने के बावजूद ना आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। ये बचपन में भी जो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन अपने बचपन में जो की उसमें भी कि आपको पता है कि गलत हो रहा है लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं। खैर, अगर ये स्कैम्स के बारे में हम बहुत पढ़े लिखे जी, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और इसमें बिकॉज जैसे ये अभी एफिलिएटेड मार्केटिंग जो है ना, इससे बहुत बड़ा स्कैम है। अब बहुत भी शेयर हूँ आपके साथ तो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। जैसे एक बेसिक स्टेप होता है ना कि आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो तब भी वो आपसे आपकी ईमेल आईडी ले लेंगे, आपका नंबर ले लेंगे। दो चीजें ही अगर आपकी लेनी है तो आप उनके डाटा का हिस्सा बन गए। आप उनके प्रोग्राम का हिस्सा हैं या नहीं है, आप ये काम करें या ना करें, अब वो ये डाटा अगले लोग शुरू करेंगे कि ये हमारे इस चेन का हिस्सा है। अब 500 बंदों को स्कैम बनाया तो, लेकिन वो अगले 501 बंदे ने आके ये नहीं चेक करना कि हाँ मैं रीचेक करूं इन सबको अप्रोच करके कि आर दे बेनिफिशिएंट ऑफ इट, और उन्होंने बस ये चेक करना है हाँ ये 500 लोग आपके साथ हैं तो ठीक है जी। तो हमारा दिमाग माउफ हो जाता है। मतलब इसमें मैं दो एस्पेक्ट्स पे बात करूंगी। एक तो एक हम जो हो जाते हैं इनके हमारा अपना अकल काम करना शुरू हो जाती है। वही बात है कि जो चोट आपके नसीब में लिखी हो ना तो आपके खुद ही पांव डगमगा जाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल यूं दूंगी कि एक जो सबसे बड़ा पहला स्कैम पाकिस्तान में मुझे आया था, जो पता चला था वो ये हमें पता चला था ना कि वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती है वो आपको राब्ता करती है, आपको कोई नाम निकल आया और फिर आपको कहती कितना हमें रिचार्ज करवा के दी। तो वो नया आया था तो वो सोशल मीडिया पे ही था। तो मैं किसी क्लिनिक में बैठी थी, वहाँ वेटिंग में एक बच्ची लड़की बैठी थी टीनेजर, और वो अपने बूढ़े से बाप को बार बार कार्ड मंगवा रही थी, कार्ड पे कार्ड, और वो रिचार्ज करवा रही थी और फिर उसको करती थी और कार्ड, फिर वो छोटे से बच्चे में से पैसे निकाल कर देती थी। और मुझे समझ आ गया कि ये जो कार्ड पे कार्ड लोड हो रहे हैं कुछ चक्कर है। तो मैंने डरते डरते फिर उनसे कहा कि देखिए मुझे अपनी बहन समझे। लग रहा था कि वो बच्ची इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, और या तो कि बिल्कुल नौ से या फिर थोड़ा सा जो कस्बे वाला एक पैक्स था उसमें से, क्योंकि ये अगर बिल्कुल शहर की लड़की होती तो उसको पता होना था इस चीज का। तो मैंने कहा कि आप माइंड न करें, ये जो इस तरह से होता है उनको इस तरह से कोई नाम का मैसेज आया था तो उसने आधी बात सुनी, फिर उसने कहा कि हमारा जाती मामला है, आप अपने काम से काम रखें। हरी बात है, हर एक अपनी इज्जत प्यारी होती है, आप उनके मैटर में आप जंप तो नहीं कर सकते। और वो बिल्कुल उस चीज में आई हुई थी कि उनको कार्ड पे कार्ड करवा रही थी लोड, और पीछे से आ रहे थे इंस्ट्रक्शन आ रही थी नहीं और दें। वो एक्चुअली उस जगह पीछे नहीं बैठे हुए थे कि वहां पे वो अगर 60,000 का भी लोगों से कार्ड खरीद ले तो वहाँ अवेलेबल थे उस जगह पे मार्केट में। और कार्ड वाले एक दुकान वाला उनको ना देता तो वो दूसरे दुकान वाले के पास ले जाते। खैर यही बात है कि आपका दिमाग उस वक्त चल नहीं होता है। अब्यूज में भी अगर आप रिलेशनशिप अब्यूज में हैं तो अब ये देखिएगा, मैंने देखा है कि दो बंदे हैं ना, अगर उसमें से जो एक बंदा बेवफाई पे है या गलत पोजीशन पे है ना, तो दूसरा बंदा उसकी सफाइयां दे रहा तो उसको पूछता है आपके हस्बैंड को हमने कहीं देखा है चीटिंग करते हुए? नहीं वो तो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, आपको गलत फहमी नहीं होगी, ठीक है। सेम भी आप हस्बैंड से पूछ रहे होंगे कि आपकी बेगम तो बहुत फुहड़ है, वो तो नहीं वो बहुत अच्छी है, बस वो लाइक कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो दूसरा बंदा ही उसकी सफाइयां दे रहा होता है। एंड ऑल्सो ऑन देयर इज अ लिस्ट। तो दो इसके आए, एक तो और दूसरा मैं कहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा एक्सटॉर्शन का केस हुआ था आज से 2-4 साल पहले। तो जब हम एफआईआर में गए थे और सर ने बात की तो ये सबसे बड़े गवर्नमेंट लेवल का बहुत मसला बना पड़ा। ये जो डाटा जो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि घर में बैठे खवातीन के पास बेचने आते हैं या ऐसे जरा सी कोई ऑफर देंगे ना कि बाजी ये चीज ये मुफ्त में पाउडर ले लें, आप अपनी सारी डिटेल्स हमें लिखवा दें। वो छोटे से सर्फ के पैकेट के पीछे, छोटे से दूध के डब्बे के पीछे वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे और ये डाटा फिर आपका मिसयूज होता रहता है। खैर इसको हम कब किस लेवल पे कंडेम कर सकेंगे, कब बकायदा एक कैंपेन के तौर पे इस चीज को चलाया जाएगा कि हम किस तरह से अपने डाटा को सेव कर सकें। बट ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है और ये इंटरनेशनल लेवल तक के मसला बन चुका है। इवन कि हमारे हस्बैंड के साथ ये स्कैम हुआ कि जो उनको
डिलीवरी देने आता है, जो पोस्ट ऑफिस का बंदा है, वो हमें चेक बुक देने आया और उसके ऊपर चेक बुक के ऊपर से नाम, ये आपका नाम है, इस बंदे का ये आईडी होगा और ये उसकी डिटेल होगी, उसने सब बैंक की डिटेल्स ले ली। एंड अब वो ऐसा स्प्रेड किया गया डाटा कि स्कैम की कॉल पे कॉल डिफरेंट है। बहरहाल जितनी मर्जी आप चुकन्ने हो जाए, आपको अपनी 100% एफर्ट करनी है, क्योंकि जो अगले आपके ऑपोजिट टीम बैठी है वो भी 100 बंदे ही अपनी 100% कोशिश कर रहे हैं। बट जो बीइंग अ वुमेन वो 200% कर रहे हैं वैसे 200 बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जाती एफर्ट नहीं कर रहे, उनके साथ एक थर्ड पावर भी, जो शयातीन की पावर भी उनके साथ शामिल है, क्योंकि आपके नुकसान में किसी का दिली सुकून बहुत शामिल है। एंड सेकंड, मेरे डिटेल में बात बहुत डिटेल में चली जाएगी कि यही रिलेशनशिप्स की बात नहीं होता है कि वही बात जो अगेन इसको जितना मर्जी लस्सी में मिठाई डालते जाए, मुझे समझ नहीं आती इसको किस तरह से कहाँ से पकड़ूं। मैंने बहुत प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये चीजें देखी है, मतलब अगर कोई पीएमसी पे भी बैठा है और उसको पता चला है औरत को कि उसके हस्बैंड जो है वो गलत है, तो वही उसको हाइड करना चाह रही है, वो कभी चाहेगी नहीं कि एक चीजों को एक्सपोज हो। और मैंने बहुत सारे इस तरह से मर्दों को देखा है, मुझे लगता है कि इस दौर में दोनों इक्वली ही कल्प्रिट हैं, नंबर डाटा एक ही जैसे आ रहे हैं। इन द सेम वे वो भी ऐसे ही हैं कि वो बुरी औरतें भी उतनी ही मार्केट में होंगी जितने बुरे मर्द हैं, तो वो भी जो अच्छे मर्द हैं उनका वास्ता अगर बुरी औरतों से बड़ा तो वो उतना ही उनको हाइड कर रहे हैं। और सिर्फ इस्लाह की दुआ की जा सकती है, बस थोड़ा सा ही वक्त लेना था। थैंक यू। अल्लाह ताला अच्छा रखे जी। ये तो हमारे लिए जो कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन हम इसको इसकी अहमियत को कब समझेंगे और इनको एक्चुअली अपने रूटीन का हिस्सा कब बनाएंगे, तब हमें ज़्यादा इसका फ़ायदा तब हमें नजर आएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपने। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बेसिकली जिस तरह कोई आपसे पता नहीं कैसे मैं इसको अभी प्रैक्टिकली आपको करके नहीं बता सकता, लेकिन कोई जब आपसे पैसे मांगता है और उसका मांगने का तरीका ये कि वो आपसे छीनना चाहेगा, तो आप अपने पैसों को छुपाएंगे ना, या अपनी कोई भी कीमती चीज छुपाएंगे। चले लेट्स नॉट टॉक अबाउट पैसा ओनली, कोई भी कीमती चीज होगी आप उसको थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे। ये इसी तरीके से रेजिस्टेंस ही रखी जा सकती है। अच्छा, चूंकि आपको अपेरेंटली नजर आ रहा है कि बंदा पैसे खींचने की नीयत से आया हुआ है, तो फिर आप एक डिफेंसिव पोजीशन में होंगे। ऐसे ही है ना, आप डिफेंसिव उसमें होंगे कि जी इसको हमने पैसे देने नहीं है, इससे पैसे बचाने हैं अपने। तो जब आप उससे बचा रहे होंगे तो आप थोड़ा सा डिफेंसिव होंगे, थोड़े से आप मोहतात होंगे कि और किसी तरीके से नुकसान भी ना पहुंचाए वगैरह वगैरह। कहानी यह है कि आपने उस सारे प्रोसेस को इधर डिजिटली भी अपनी उसको जगह देनी है। आपने डिजिटली इसको समझना है कि यही मामला आपकी जिंदगी में डिजिटली भी ऐसे ही है कि आपने अपने जो आपकी कीमती चीजें हैं उनको संभालना है, उनको मोहतात तरीके से उसकी निगरानी करनी है, और तब उसको जाके आप मतलब इस तरह के स्कैम से बचेंगे, इस तरह की उन सिचुएशन से बचेंगे जो आपकी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमेशा की तरह आपका शो बहुत जबरदस्त होता है सर, मेहरबानी। अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो बस शुक्रिया। आप बताइए, आपकी अच्छी बात करेंगे और क्या सोच के कॉल किया? बस सर मैं अभी थोड़ा फारग हुआ तो नमाज और तहज्जुद से और कुरान पाक की थोड़ी सी तिलावत, तो अच्छा माशाल्लाह। मेरे घर में एक बात आ रही थी कि हमें अपनी मासरा करना चाहिए अपने आप का। ये 2025 रमजान आ रहा है, तो जिंदगी में हमने जो कुछ किया हर इंसान को खुद पता होता है सर, मालूम होता है उसको कि उसने क्या किया। मैं आपकी इस बात से वैसे इख्तिलाफ करता हूँ, बड़े अदब से, लेकिन मैं इख्तिलाफ करता हूँ कि लोगों को पता होता है। जी पता हो तो फिर कोई खराबी रही ही ना। बस सर सोचना चाहिए हमें। मुझे एक भाई ने बड़ी जबरदस्त ईमेल की मुझे और मुझे कहा कि आपके शो की एक बड़ी खूबसूरती है। ईमेल थी ऑब्वियसली, मैं उन्होंने कहा जी कि खूबसूरती ये है कि कोई बंदा भी सब बंदे फरिश्ते आते हैं। मैं तो मेरे पास इतना इल्म नहीं है। नहीं इनकी मैंने बात ही नहीं की सर, मैं बात दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा कि हर बंदा एक ये बता रहा होता है बात कि ये अच्छा करना चाहिए और ये अच्छा होता है और इस चीज को अच्छा कहते हैं और ये अच्छा करने का तरीका है। मतलब कोई बंदा, तो मुझे खैर मैं उनकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आप आगे अपनी खामियां बता रहे होते, लेकिन जो चीजें हो रही होती हैं जिंदगी में। अब आपने कहा ना कि रमजान में अच्छे तरीके से
हमें गुजारना चाहिए। यही है ना, आपने बात यही की है कि एक रमजान एक और 2025 में आ रहा है, तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। और इस साल के अंदर जो है ना, हमने अभी रमजान आ रहा है, अगले अल्लाह हमको अगला भी नसीब करे, तो साल के अंदर इंसान ने अपने जो है ना अपने आप को मैं कहता हूँ ठीक करके रखे। तो सर असल में तो आप ये बताइए ना कि इस रमजान में वो मुहासबा जिसको आप करने का कह रहे हैं, वो करना कैसे है हमने? क्योंकि आपका मुहासबा करने का तरीका अलग होगा, मेरा मुहासबा करने का हो सकता है तरीका ही अलग हो, और हो सकता है मेरे जैसे किसी बंदे ने आज तक मुहासबा अपना किया ही ना हो, तो उसने मुहासबा करना कैसे, वो तो बताएं। जहाँ तक सर मेरे जहन की बात है कि हम रोजाना सुबह उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, की नियमत पानी सब कुछ पीते हैं, तो बस थोड़ा जहन बना ले कि उसका शुक्र भी अदा करें। तो कुरान में अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया, सवाल जवाब भी दे दिया। हम कोई भी दुनिया का इम्तिहान होता है, मैट्रिक का कोई भी पेपर आते हैं, हमें उसका सवाल हल करना पड़ते हैं जवाब, तो कुरान में सीधा एक रास्ता बता दिया कि आप सीधे रास्ते पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। एक रास्ता है जिस पर जिसकी तरफ जो रोशनी है हम उसकी तरफ जाएंगे, रोशनी बिल्कुल साफ नजर आ गई। अरे अंधेरे की तरफ तो जाहिर है हम गिरेंगे ना जाके, वहाँ अंधेरे में तो नहीं चल सकते ना सर। तो इस तरह से हमारा दीन है, हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। बस अल्लाह ने हमें एक ज़हन दिया है, और बाज़ दफा कहते हैं कि इंसान फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है, तो हम सर थोड़ा सोचने की बात है, गहराई में जाने की बात है सर। चलिए अल्लाह ताला उस गहराई में ले जाए। रोजाना पिला रहा है सब कुछ कर रहा है, तो हम इंशाल्लाह अगर कोशिश करें तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। दोस्त माशाल्लाह सर, मैं इतना इल्म नहीं है मेरे पास, लेकिन जो बात वैसे पता नहीं क्यों आप ये बात बार बार करके एक सिंपैथी का वोट लेते हैं। मतलब ये कहने की जरूरत ही नहीं है। आपने पहली दफा भी ये बात की थी तो मैंने आपको इस पे बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं किया था। आप ये बात नहीं भी करेंगे तब भी मेरा कोई राइट ही नहीं कि मैं आपकी बात। पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, लेकिन मेरी सर इतनी तालीम नहीं है ना। आपके पास जो लोग कॉल करते हैं अच्छे से लोग आते हैं, और आपसे मैंने सीखा है, रेडियो से बहुत कुछ। मैं सर, लेकिन मुझे बताएं कि आपको पता है मेरी तालीम क्या है? जी आपको मेरी तालीम का अंदाजा है? बस सर आप जो बातें करते हैं ना बहुत आपकी, वो तो मैंने बातें करना सीख ली ना सर, तालीम तो ज्यादा नहीं है सर भाईजान। मैंने बातें करना ज्यादा सीख ली, मैं तालीम मेरी बहुत ज्यादा नहीं है वैसे। चलो जी, अल्लाह आपको और कामयाब करे सर। अल्लाह ख्याल रखिए जी, आपकी कॉल की मेहरबानी। आप ये बार बार क्या है कि सिंपैथी वोट ना लिया करें, इससे आगे बढ़े हम, ठीक है? मतलब सारी कोई आप एक बंदा नहीं है पूरी दुनिया में जिन्होंने तालीम बहुत ज्यादा हासिल नहीं की। आगे बढ़े आप, जो जिस बात को करने के लिए फोन किया वो बात करें। ठीक है सर, अल्लाह हम सब के ऊपर रहम करे। आमीन आमीन। ख्याल रखिए सर, थैंक यू। ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज। मुझे एक बात याद आ रही है, ये दूसरी दफा इस 2025 के रमजान का तज़किरा हुआ। हर रमजान में पता नहीं क्यों कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं ना आपके दिल और दिमाग में कहीं नक्श हो जाते हैं। आप जान छुड़ाना भी चाहें तो आप जान नहीं छुड़ा सकते, आपके जहन में कहीं उन्होंने अपनी जगह बना ली होती। मुझे कुछ चीजें बहुत अभी भी किसी ने कहा, कॉलर ने, इस रमजान में मुहासबा करने की बात है, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। इससे पहले भी एक कॉलर आए, मोज़ेज़ कॉलर। मेरा एक इसमें आर्ग्यूमेंट यह है कि अभी 8 दिन है, 8 दिन मतलब उसकी रातें भी हैं और उसके दिन भी हैं, तो अभी बहुत टाइम है। उस लिहाज से, किस लिहाज से, मैं एक किस्सा बयान करना चाहता हूँ। पहले भी बहुत दफा शायद हर रमजान में बयान कर चुका हूँ, और चूंकि हकीकत मैं मेरी आंखों देखा, मेरा खुद महसूस किया हुआ है, तो मैं इसलिए उसको अच्छे तरीके से बयान भी कर सकता हूँ। मुझे ऑब्वियसली हर मुसलमान की तरह हर मुसलमान को ही रमज़ान के आने का बड़ा इंतज़ार होता है, रमज़ान मुबारक। इसी तरह प्री कोविड बात है, ये 2016-17 की बात होनी चाहिए गालिबन। तो इसी तरीके से रमज़ान के लिए चांद देखा गया, चांद नजर आ गया, अब लोग इशा की नमाज के साथ तरावी का एहतमाम करने चले गए। सुबह जब सहरी के लिए उठे तो सहरी अभी बंद नहीं हुई थी, मतलब सहरी खाने का वक्त था और मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि फलां साहब की डेथ हो गई है, वो उनका जनाजा जो है इतने बजे। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ये भी कैसा एक बात है कि इंसान इस वक्त का इंतजार करता है। उस वक्त में ऑब्वियसली उसकी फील ही अलग है। आपको मसाजिद में रश नजर आता है, आपको सड़कों पे रश नजर आता है, देने वालों के हिसाब से रश नजर आता है, लेने वालों के हिसाब से आपको रश नजर आता है। मतलब उसकी फील ही अलग है। मतलब इसको आप वेदर यू टेक इट अ पॉजिटिव थिंग और नॉट, ये लेना और देना, लेकिन दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली। एवरी ईयर वी सी दिस। अब बात यह है कि ये कैसे हुआ, और ये हुआ तो ये रूटीन में हो सकता है। और ये मैं आपको एक इलाके का अहवाल बताता हूँ।
मैं आपको एक मोहल्ले का अहवाल बताता हूँ, मैं आपको एक कस्बे का, एक शहर का अहवाल बता रहा हूँ। तो अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में अगर हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये हमारी ख्वाहिश ऐसी रहे, तो अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में महीने आए और जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी हुई है उसमें इन महीनों से हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और इस महीने की वजह से मैं एक और मुझे फ़िक्रा, अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ लेकिन इस फ़िक्रे के साथ बड़ी अपनायत सी है कि मैं समझना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ इसको जो जिस आपने पर ले ले, कि उन 11 माह के बाद इस महीने को गुजारना है या इस एक महीने के बाद बाकी 11 माह को गुजारना है। आई गेस के समझाने के लिए इतनी ही बात बहुत है। आप अपना और अपने गिरदोनवा में तमाम लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने की बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।